हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। मैं हूं अंजुम सर और बेटा आज तुम पढ़ने वाले हो क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका लेक्चर 4th होगा और इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर को पढ़ा हुआ है। ठीक इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को देखा था और बहुत डिटेल में उन चीज़ों को जानने के बाद आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को कर रहे हैं। अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे पहले देख लें। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये तो बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, इसके साथ आपके उसको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। चलो भाई, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, यानी कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। तो आप पहले से ये जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है वो या तो रैशनल हो सकता है, क्या, या तो रैशनल नंबर हो सकता है, और अगर वो रैशनल नहीं हुआ तो वो इरेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यही दो कैटेगरी में रियल नंबर को हम लोग बांट सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक रैशनल भी रियल होगा और हर एक इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एवरी इरेशनल इज़ रियल नंबर, हर एक इरेशनल रियल नंबर होगा। बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे ट्रू। ठीक है, इसकी जो रीज़न है जो हमने जस्टिफाई कर दिया कि रियल नंबर is the collection of rational and irrational number, hence every irrational number is a real number। एग्जैक्टली। चलो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, यानी नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा ना वो रूट अंडर एम के फॉर्म में होगा, और जहाँ एम इज़ अ नेचुरल नंबर और एम नेचुरल नंबर होगा। अच्छा, एक बात आपको पता है कि अगर हम कोई नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर ये मेरा कोई नंबर लाइन है तो इस पे आपके ज़ीरो भी होंगे और इधर कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, जैसे 1 हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और इधर मैं चलूँ तो -1 हुआ, -2 हुआ, यानी कि किसी भी नंबर लाइंस पे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी सभी पॉइंट, जितने भी इन दोनों के बीच में भी जितने सारे पॉइंट्स हैं, सभी के सभी पॉइंट्स किस फॉर्म में होंगे, तो रूट एम के फॉर्म में होंगे। तो अच्छा चलो देखो, यहाँ पे इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं और यहाँ पे इधर नेगेटिव नंबर्स हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो ज़ीरो है बेटा, इस ज़ीरो को हम लोग ऐसे कर कर के लिख सकते हैं रूट अंडर ज़ीरो। चलो ये वाला जो पॉइंट है वो रूट के फॉर्म में तो हो गया। एग्जैक्टली इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1। तो रूट अंडर 1 का भी वैल्यू 1 आया, यानी इसे भी हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये वाले जो पॉइंट है हमारे नंबर लाइन पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 होता है, यानी कि रूट अंडर 4 आप कर देंगे तो फिर ये वाली पॉइंट निकल के आ जाएगी। उसी तरीके से अगर मुझे इसको देखना है तो इसको हम रूट अंडर 9 कर देंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो रूट 9 का वैल्यू 3 आ जाएगा। यानी इधर वाले पॉजिटिव वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वे सभी के सभी तो यहाँ पे रूट के फॉर्म में आ रहे हैं, जो यहाँ पे कह रहा है कि रूट के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और देख लो कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट का नाम रख दूँ और वो है 1.414, ठीक है, तो ये वाला भी जो पॉइंट है ना, एग्जैक्टली आप देखना रूट 2 का वैल्यू आएगा। रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, यानी इसकी स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, या इसकी स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं वो सब के सब रूट के फॉर्म में हो जाएंगे। लेकिन निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना, क्या इसको हम लोग रूट अंडर -4 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि निगेटिव का रूट होता ही नहीं है, अगर होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। इसको हम लोग 2i लिखेंगे, i मीन्स होता है आयोटा, ठीक है। और बेटा एग्जैक्टली ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। यहाँ पे i की जो वैल्यू होती है वो होती है √(-1). तो आप यहाँ पे ये समझ रहे हो कि √(-4) का वैल्यू -2 नहीं है, यानी निगेटिव में जितने भी सारे नंबर्स हैं उसको हम रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे पॉजिटिव वाले लिखे जा सकते हैं इस फॉर्म में, लेकिन निगेटिव वाले नहीं लिखे जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे कहना गलत हो गया, तो एग्जैक्टली हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। और आप रीज़न क्या लिखेंगे, तो निगेटिव नंबर कैन नॉट बी, निगेटिव numbers cannot be expressed as the square root of any other number। एग्जैक्टली आपको बातें समझ में आ गई कि कोई भी निगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट किसी दूसरे नंबर का नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए किसी का भी स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो ये निगेटिव नंबर्स स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं आ पाए, इसीलिए ये हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर में, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि कोई भी रियल नंबर है तो वो या तो रैशनल होगा और नहीं तो इरेशनल नंबर होंगे, या ये रैशनल नंबर हो जाएंगे और ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और जब ये रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है तो हर एक रियल इरेशनल कैसे हो सकता है, भला आप ही बताओ। हर एक रियल में रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी कहानी चल रही थी ये हो गई गलत, तो हम लोग लिखेंगे फॉल्स। इसके पीछे रीज़न क्या लिखेंगे, तो रीज़न आप ये लिख सकते हैं कि रियल नंबर include both rational and irrational numbers, both rational and irrational numbers, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सभी का स्क्वायर इरेशनल ही होगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो यहाँ पे बताना है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर, तो आपको एग्जाम्पल भी बताना है। तो भाई आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, सभी के सभी स्क्वायर रूट जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल ही होंगे। तो यहाँ पे ज़रा एक चीज़ देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर √4 का आप वैल्यू निकालते हो तो बेटा क्या आ गया, 2 आ गया। 2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, तो 2 इज़ अ रैशनल, ये यहाँ पे हमारा 2 रैशनल हो गया। अच्छा अगर मैं √9 की वैल्यू निकाल दूँ तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 इज़ अ रैशनल। यहाँ क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव है, इसकी मैं स्क्वायर रूट निकाला, क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो यहाँ कह रहा है कि इरेशनल होगा, तो आपका आंसर होगा नो, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। और उसके बारे में आपको एग्जाम्पल बोल रहा था, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे दिए, क्योंकि ये जो है वो रैशनल नंबर आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसका स्क्वायर रूट निकालने पे रैशनल नंबर आता है, इसीलिए इसके हिसाब से यहाँ पे इसका कहना सही नहीं रहा, इसीलिए आंसर हमने नो दिया। आगे चलो हम लोग अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, तो √5 को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा आपको यहाँ पे √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने आपको एक बात कहा था कि आप क्या करेंगे, उसके लिए एक रफ़ स्केच बना लेंगे और रफ़ स्केच बनाने के बाद में वहाँ से आप आसानी से √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा अगर आप बहुत अच्छे से नहीं समझे हैं तो आप जाकर के पिछला इंट्रोडक्शन देखिए इस एक्सरसाइज का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
अच्छा यहाँ पे देखो, इसका आप बनाओगे तो रफ स्केच ऐसे बनेगा कि √5 चाहिए। यहाँ से समझ लो कि अगर मुझे √5 चाहिए, ये वाली लेंथ मुझे √5 चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे एक कम, यानी इसे मुझे √4 रखना पड़ेगा और इसे 1 यूनिट रखना पड़ेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में इसको मैं √4 यूनिट रखता हूँ, इसको 1 यूनिट रखता हूँ, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हम लोगों की हाइपोटेनस √5 यूनिट आ जाती है। तो √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। यानी कि मुझे बेस को 2 यूनिट्स लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा रखेंगे तो ये वाली जो लेंथ है वो हमारी √5 निकल करके आ जाएगी। यानी हमें एक बात ये पता चला कि √5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर रूट रहने दो। अब यहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर अब प्लस में यहाँ पे 1 स्क्वायर। अगर आप ऐसा है करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली √5 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने का आपको तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ले लो बेटा। आप यहाँ से क्या करो, नंबर लाइन ले लो। नंबर लाइन ले लिए। अब नंबर लाइन लेने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे कि 0 यहाँ पे रखना है और 0 के बाद 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट। तो आप चलो यहाँ पे 1 यूनिट मान लिए तो ये 1 यूनिट हो गया, और यहाँ पे आपने दूसरी यूनिट को मेज़र कर करके पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर, या 1 इंच ले सकते हो। आप स्केल पे 1 इंच ले लोगे तो आपके लिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी, तो ड्रॉ करने में आपको सहूलत होगी। तो आप 1 इंच और 1 इंच यानी 2 इंच लंबा आपने बेस ले लिया, बिकॉज यहाँ से क्लू मिल रहा है कि आप 2 यूनिट लंबी बेस ले लो। ठीक है, अब इस 2 पे बेटा आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप क्या चीज़ का यूज़ करोगे, तो आप प्रोटेक्टर का यूज़ करोगे। प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, अब परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे वो 1 यूनिट होना चाहिए, यानी कि आप कितनी लंबी भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे आप कॉम्पास की यूज़ से 1 यूनिट इधर से कट कर लेंगे। बेटा मान लिया मैंने ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, ये हो गई 2 यूनिट और ये हो गई 1 यूनिट। अब ये जो 1 यूनिट हो गया, तो अब ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो इसकी जो हाइपोटेनस बनेगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी यहाँ पे हाइपोटेनस जो बनने वाली है वो एग्जैक्टली √5 यूनिट की बनने वाली है। क्योंकि देखो यहाँ आप √5 को बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, आप पाइथागोरस का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पता चला कि बेस 2 यूनिट और ये 1 यूनिट है, तो एग्जैक्टली ये √5 यूनिट हो जाएगा। अब जैसे ही ये √5 यूनिट हो गया, तो अब आप क्या करेंगे कि इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए आप इसको यहाँ से एक आर्क खींच लेंगे, और जो नंबर लाइन पे कट होना चाहिए, अब यही वाली जो पॉइंट है बेटा, ये वाली पॉइंट, यही पॉइंट हमारा कहलाएगा √5। ठीक है, यानी 0 से लेकर के और इतनी लंबी जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका √5। तो बेटा इसके स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे। अब इसके स्टेप्स क्या क्या लिखने पड़ेंगे, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन आपने ड्रॉ किया। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं तो आपको ज़्यादा सहूलत होगा। इसको मैंने दे दिया ये पॉइंट ए है, और इसको मैंने दे दिया ये पॉइंट बी रहा, ये पॉइंट आपका सी रहा। ठीक है, एग्जैक्टली ये वाली जो पॉइंट है इसको मैं दे देता हूँ नाम, ये पॉइंट डी रहा। ठीक है, अब चलो हम लोग स्टेप लिखते हैं। अब इस पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया कि एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। तो नंबर लाइन जो ड्रॉ किया हम लोगों ने वो भी कितनी यूनिट की, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 यूनिट की ड्रॉ किया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रॉ अ लाइन ए बी, ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, यानी कि 2 यूनिट की आपको एक लाइन को ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपने 2 यूनिट को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो अगला स्टेप था, उस अगले स्टेप में आपने क्या लिखा कि एट बी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी सी, ये आपने बी सी ड्रॉ किया जो 1 यूनिट के इक्वल था। तो उसी चीज़ को हम लिख लेंगे कि एट बी, यानी बी से एट बी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, आगे चलो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर
BC, हम लोगों ने BC ड्रॉ किया था ना, BC इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, हम लोगों ने BC 1 यूनिट को ड्रॉ कर लिया। अब स्टेप 3 में हम लोग चलते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये BC तो 1 यूनिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस AC को ज्वाइन कर लेंगे, वैसा ही हमने किया भी था। तो आगे लिखेंगे ज्वाइन AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC को हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे स्टेप 4 आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 4 में हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 4 में हम लोगों ने इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए एक आर्क को ड्रॉ कर लिया। यानी टेकिंग A एज अ सेंटर and AC as a radius, draw an arc intersecting the number line at point D। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं स्टेप 4 में। यानी टेकिंग A एज अ सेंटर, A हम लोगों ने वहाँ पे सेंटर लिया था, टेकिंग A एज अ सेंटर, A को सेंटर मानेंगे एंड AC जो था वहाँ पे उसको हम लोग रेडियस मानेंगे, AC एज अ रेडियस, AC एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्ट कर रहा था, इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, नंबर लाइन एट D, यानी D पे इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब उसके बाद यही D पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा। तो D रिप्रेजेंटिंग √5। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे स्टेप 5, यानी D रिप्रेजेंटिंग √5। एग्जैक्टली आपने बहुत बेहतरीन ढंग से इसको समझ लिया है। ठीक है, और अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाए हो तो मैं एक बार फिर कहता हूँ कि बहुत डिटेल में मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के उसे देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ये लास्ट वाली क्वेश्चन जो आपका 4th क्वेश्चन है, और ये बहुत लंबी सी क्वेश्चन में डिटेल लिखी हुई है और इस डिटेल पे तुम्हें काम करना है। तो एक्चुअली आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें कह क्या रहा है आप एक लाइन में समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको एक ड्रॉ करना है, एक्टिविटी है, ये आपका एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। और इस एक्टिविटी में ख़ास बात ये है कि स्क्वायर रूट का स्पाइरल बन जाएगा, स्क्वायर रूट स्पाइरल का फॉर्मेशन होगा यहाँ। ठीक है, अब स्क्वायर रूट स्पाइरल कहने का मतलब कि ये इस तरीके से, स्पाइरल समझते हो, स्पाइरल ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से फॉर्मेशन स्क्वायर रूट का होगा। और वो कैसे, तो एक यहाँ पे समझिए, हम आपको कर करके बता रहे हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि एक यूनिट लंबा आपको एक यूनिट ड्रॉ कर लेना है। मान लो कि ये सपोज दैट कि ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और इधर ले लेता हूँ, ये 1 यूनिट हो गया और इस 1 यूनिट यहाँ पे मैंने नाम दे दिया O और इसका मैंने नाम दे दिया P1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। अब ये आपको 1 यूनिट ले लेना है, आपने 1 यूनिट ले लिया। 1 यूनिट लेने के बाद यहाँ से कहा गया क्वेश्चन में कि P1 पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसकी भी लेंथ होनी चाहिए 1 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 यूनिट। देखो जितना लंबा बेस था उतना ही लंबा हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये भी हो जाएगा बेटा आपका 1 यूनिट। जब ये 1 है और ये 1 है और यहाँ पे राइट एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसका मतलब कि राइट एंगल बनना चाहिए। आप प्रोटेक्टर की यूज़ कर करके यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हो। अब उसके बाद इसमें कहा है कि आप इसको इससे मिला दो। जैसे ही आप उससे मिलाओगे, ये P1 था, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट P2 है, तो ये वाली जो लेंथ है ना बेटा, वो आपको बन जाएगा √2। एग्जैक्टली 1 है तो ये √2 बन जाएगा। आप पाइथागोरस भी यूज़ करके देख सकते हो। उसके बाद फिर उसने कहा कि P2 पे फिर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ध्यान रहे कि ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 1 यूनिट होना चाहिए। चलो भाई, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया फिर से परपेंडिकुलर और इसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट रहना चाहिए। तो अब ये जो मिलाने वाला पॉइंट है, यानी इस O को और इस पॉइंट P3 से जो मिलाने वाला ये लाइन है, इसकी जो लेंथ होगी बेटा वो √3 होगी। ठीक है, क्योंकि देखो √3 से एक कम है, ये √2 बेस है और इसकी परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। एग्जैक्टली ये √3 बनेगी। ठीक है, उसके बाद इसने फिर कहा कि फिर से यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो लो भाई 1 यूनिट के आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब 1 यूनिट की परपेंडिकुलर जैसे ही आप ड्रॉ करते हो,
तो यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद में ये P3 है तो ये आपका P4 हो जाएगा। अब इस P4 को आप उसे एग्जैक्टली मिला लो। अब जैसे ये फटाफट आप मिलाओगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये √3 के बाद ये आपका √4 बन जाएगा। देखो 20 √3 और इसकी जो लेंथ यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ वो 1 यूनिट, तो एग्जैक्टली ये √4 बनेगा। इसी प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते हुए चले जाओ और आगे बढ़ाते चले जाओगे तो ये एक वक्त होगा कि ये स्पाइरल के जैसा आपको दिखने लगेगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फिर से आप 1 यूनिट लो और 1 यूनिट लेने के बाद फिर से आप क्या करो कि इसको इससे मिला दो। फिर अब यहाँ पे जो ये बनेगी ये √5 बन जाएगी। तो अगर आपको कहा जाता है कि √5 ड्रॉ करने के लिए तो आप इस प्रोसेस से भी √5 को ड्रॉ कर करके बता सकते हो। और एक जो मैंने आपको प्रीवियस बताया ये वाला स्टेप बताया, इस स्टेप से भी ये जो लेंथ है जितना है उतना ही लेंथ आपको यहाँ पर भी ये आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को और आप आगे बढ़ाइए। फिर आप 90 डिग्री कीजिए। ठीक है, 90 डिग्री करने के बाद फिर आप इसको मिलाइए। फिर यहाँ से आप 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए। 90 डिग्री के बाद फिर यहाँ आप कीजिए। लेकिन एक बात खास ध्यान रखना कि जब यहाँ पे आप 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे होगे तो आपका ये लेंथ जो है वो 1 यूनिट होना चाहिए। कौन सी लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ? तो ये वाली जो है वो 1 यूनिट होना चाहिए। हर जगह 1 यूनिट होना चाहिए। आप इसी तरीके से कर करके और स्पाइरल बना सकते हैं। ये देखो ये धीरे धीरे क्या होगा ना कि आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ से आप ये √5 है तो इसकी वैल्यू √6 होगी, ये √7 होगी, ये √8 होगी, ये √9 होगी और ये √10 होगी। आप आगे भी बढ़ते हुए जा सकते हो। ये P5 है, P6 है, P7 है, P8 हो गया, P9 हुआ, P10 हुआ। एग्जैक्टली आप चीज़ों को समझ चुके हैं। हर एक 1 यूनिट है, ये सब 1 यूनिट है और बेस √9 है तो √10 हाइपोटेनस बन जाएगा। यहाँ हर जगह परपेंडिकुलर है, इस बातों का भी आपको ख्याल रखना है कि परपेंडिकुलर ही 1 यूनिट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाली एक्टिविटी भी समझ में आ गई कि स्क्वायर रूट का स्पाइरल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आपके यहाँ पे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आज यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बस इतनी ही कहानी चल रही थी। अब उसके बाद आपको मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगा उसमें एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन होगा। उसमें मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँगा, उसमें रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन उसके जो है उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो इसके बाद वाले जो लेक्चर होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। फ़िलहाल आप इस सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से देख करके और इस पर पकड़ बनाइए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।